जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। फिर से देखो दोस्तों, वर्णों की क्लास लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आज इस वर्ण जो हमारा चैप्टर है, जो वर्ण हमारा टॉपिक चल रहा है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आज इसको खत्म करेंगे और कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, वर्ण का आज अंतिम चैप्टर होने वाला है। अगर आपने वो पिछली क्लासें नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको जाकर देखो, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखोगे क्रम वाइज, तब तक ये क्लास आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देखकर फिर यहाँ पर आइए। तो चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णों का जो हमारा आज अंतिम बिंदु होने वाला है, अंतिम चैप्टर होने वाला है, उसको पूरी अच्छी तरीके से खत्म कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, वर्णों की संख्या के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वर्णों की संख्या किस तरह से, कहां से, कैसे आई। अब देखो, स्वर कितने होते हैं? मेन 11 स्वर होते हैं, यानी कि मेन 11 स्वर, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो मूल वर्ण हमारे पास कितने आ गए? 44। यानी कि 11 + 33 कितने होते हैं? 44। मूल वर्ण कितने हो गए? 33, ये 44। और साधारण वर्ण अगर हम इसे कहें तो साधारण वर्ण भी कितने हो गए? 44। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 44 होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, अलग और कौन कौन से हैं, जैसे अयोगवाह ध्वनियां, ये कितनी होती है? 2 होती है। हमने बात की थी ना, ये अयोगवाह ध्वनियां, अंग और अह वाली, ये दोनों क्या कौन सी है? अयोगवाह ध्वनियां। संयुक्ताक्षर क्षत्र गेस्र, ये है संयुक्ताक्षर। फिर ताड़नजात, ताड़नजात भी कितने होते हैं? फिर देखिए, यानी कि इन सभी को मिलाकर फिर कितने हो रहे हैं? 52 हो रहे हैं। यानी कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्लियर होता जा रहा है। 44 कैसे है वो हमने आपको बता दिया, 52 कैसे है वो भी हमने आपको बता दिया। अब और देखो एक और फैक्ट। अब जैसे ये विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर हमने बात की थी। फिर ये अलग अलग भाषा के स्वर, यानी कि फारसी, अरबी, इनके स्वर जो शब्द है एनसीईआरटी में, वो कौन कौन से? 3 लेयर के है। कितने? 5 है। और कितने यूज में ले रहे हैं? 3। अन्य वर्ण है ये, जैसे ख, ज, फ, इसको यानी कि ध्वनि बोलने की तरीका अलग होता है। ये तीनों मिलाकर कितने हो गए? 40, यानी 4 हो गए। 4 और 44, 8 और फिर 56, यानी कि ये फिर ये मिलाकर कितने हो गए? 56। तो 56 कैसे हुए ये भी आपको पता चल गया होगा। यानी कि 52, कई बार आपको 52 देखने को मिलते हैं, कई बार आपको 44 देखने को मिलते हैं, 52 देखने को मिलते हैं, 56 देखने को। ये कैसे हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। देखो, अब हम इनकी संख्या की बात करते हैं। तो संख्या कितनी? अब देखो, मात्रा, पहले मात्रा क्या होती है? स्वरों का रूप होता है। स्वरों का रूप किसे कहते हैं? मात्रा। ये मात्रा क्या है? स्वर होते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करती है। कैसे करती है? अब देखिए, पहले संख्या की बात कर लेते हैं। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और दृश्य रूप में, यानी दिखने योग्य कितनी होती है? वो 10 होती है। कितनी होती है दृश्य रूप में? 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। अब देखो, अमात्रा संकेत, यानी कि अ है, उसका मात्रा संकेत रूप, यानी संकेत रूप में बिल्कुल भी नहीं होता, दृश्य नहीं होती। अब देखो, स्वर आ, ई, उ, ए, यानी री, ए, आई, ओ, औ। अब इनकी मात्राएं देखो, अ की क्या है? कोई मात्रा नहीं, यानी उदासीन है ये। फिर देखो, आ की इस तरह से मात्रा है, ये छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। फिर री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये इनकी मात्राएं हो गई, यानी कि इनको हम देख सकते हैं। अब देखो, मात्रा की क्या, कैसे पूरा डिटेल, यानी कि 2 प्रकार की होती है। जैसे मान लो एक ह्रस्व हो गई, यानी लघु हो गई। हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? इनके जो विस्तार यानी वर्गीकरण पढ़ा था स्वर को, उसमें पढ़ा था। ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ, री, यानी अयूरी। इनकी मात्राएं कितनी होती है? 1 होती है। ध्यान रखना, मात्राएं अगर हम गिने, जिसे छंद अलंकार पढ़ेंगे वहां पर ध्यान रखना कि जो ये ह्रस्व स्वर, लघु स्वर होते हैं, इनकी मात्राएं कितनी गिनी जाती है? 1 गिनी जाती है, यानी 1 होती है। फिर देखो, दीर्घ स्वर, ये कितने होते हैं? 7। आ, बड़ी ई, उ, यानी बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने होगी? यानी कि इनकी 2 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा? 2 मात्रा होती है, ध्यान रखना। अब देखो नोट, यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि अ की होती है तो उसे अलग से नहीं गिना जाता। यानी कि जो, जैसे कोई मान लो स्वर है कमल, कौन सा है? कमल। तो इसमें लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है ना, तो इसकी कोई अलग मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ध्यान रखना, ये छंद अलंकार में आप पढ़ोगी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्यंजनों को रहित करना, जो व्यंजन होते हैं उनको अलग कैसे करते हैं। जैसे ये व्यंजन है, तो इनको अलग करने का तरीका कौन कौन सा होता है वो ध्यान रखो। देखो, नियम नंबर 1, कौन सा? नियम नंबर 1, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई, यानी कि जैसे ये खड़ी पाई होती है, ध्यान रखना, है ना। तो वे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और उस खड़ी पाई को लांग कर, यानी कि लांग कर नहीं जाते हैं। जैसे कोई वर्ण है, ये खड़ी पाई वाले, ये हो गया, तो ये इसको लांग कर नहीं जा रहे। जैसे क को हम देखें तो ये लांग कर जा रहे हैं, है ना।
फिर देखो क्या है, उन्हें खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जाता है। यानी कि कोई वर्ण जैसे ये है तो इनको अगर कोई लांग कर नहीं जा रहा तो खड़ी पाई हटाते ही आधा हो जाता है। जैसे देखो ग की खड़ी पाई हटा दी ना, तो ये आधा ग। फिर देखो ख की खड़ी पाई हटा दी। अब देखो ये लांग कर जा रहे हैं तो इनको कैसे आधा करेंगे, इनको हम पूरी अच्छी तरह से समझे। नियम नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि खड़ी पाई का प्रयोग, यानी कि जिस वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई को लांग कर नहीं जाते हैं, उनको आधा करने का सीधा तरीका है कि खड़ी पाई को हटाना होगा। खड़ी पाई को क्या करना होगा, जैसे ये वह है तो वह की हम खड़ी पाई हटाएंगे तो ये आधा हो गया। जैसे आपने व्याकरण देखा होगा, क्या व्याकरण शब्द है, तो इसमें वह को देखो आधा कैसे, ऐसे या नहीं, तो इस तरह से। अब देखते हैं हम इसका नियम नंबर 2। अब देखो हमारा नियम नंबर 2 है, देखो ध्यान से देखना, नियम नंबर 2। नियम नंबर हमने 1 के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर ली है। अब देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि वे वर्ण, यानी कि जो वे वर्ण होते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और खड़ी पाई जो होती है उसको लांग कर जो अक्षर आगे जाते हैं, यानी आगे भी जाते हैं। जैसे मान लो ये क है तो इसमें खड़ी पाई भी है और ये जो अक्षर है इसको आगे लांग कर जा रहा है खड़ी पाई को, तो उन्हें आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उन्हें आधा करने के लिए आगे जाने वाले भाग को आधा कर देंगे, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। जैसे मान लो ये क है तो क को हम इस तरह इसका आधा कर देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले नियम नंबर 2 को वापस समझो कि वे वर्ण होते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जिनसे वो खड़ी पाई है ना, उन शब्द यानी जो वे वर्ण होते हैं उनको लांग कर भी जाते हैं खड़ी पाई को, तो उनको आधा करने के लिए जो आगे जाने वाला भाग है उसको आधा कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखो कौन कौन से है ये 2, एक तो क होते हैं और एक फ होते हैं, यानी कि क है वो भी खड़ी पाई को लांग कर जा रहा है और फ है वो भी खड़ी पाई को लांग कर जा रहा है। बाकी जितने भी वर्ण है वो इसको लांग कर नहीं जाते हैं। तो इनको आधा करने के लिए क्या करेंगे, क का जैसे इसको आधा करना है तो ऐसे कर देंगे, फ को आधा करने के लिए ऐसे कर देंगे, यानी कि जो आगे वाला भाग है इसको हटा देंगे। जैसे ये क है तो इसको आधा करने के लिए इसको हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखो द्वित्य, यानी द्वित्य क्या होता है इसके बारे में समझो। द्वित्य यानी पहला वर्ण आधा व दूसरा वर्ण पूरा हो तथा दोनों समान हो, जैसे मक्का। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी बहुत बार सब देखा होगा मक्का, इसमें क्या है, ये पहला भी पूरा है और ये दूसरे यानी दूसरा वाला पूरा है, लेकिन इसके दोनों समान है, एक आधा और एक पूरा है। इस तरह के होते हैं, यानी कि पहला वर्ण क्या होता है, आधा होता है, जैसे ये आधा है। फिर दूसरा वर्ण पूरा होता है, ये दूसरा वर्ण पूरा, और ये दोनों समान होते हैं, यानी कि ये दोनों समान होते हैं, जैसे मक्का ये हो गया। अब देखो संयुक्ताक्षर क्या है, संयुक्ताक्षर इसमें क्या होता है, पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा तथा दोनों अलग अलग। इसमें तो क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, इसमें दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मुक्त यानी मुक्त, जैसे मुक्त की हम बात करें तो मुक्त, अब देखो पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा। अब पहला वर्ण कौन सा है, क, और दूसरा वर्ण त, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। उसी प्रकार देखिए मुक्त, इस तरह से मुक्त मुक्त, इसी बहुत सारे इसी आपको मिल जाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 2 हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है, वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, वो देखिए वो 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। ड, छ, ट, ड, ड, द, र है, ये होते हैं। अब र को इसमें हाईलाइट क्यों कर रखा है, तो र के बारे में समझते हैं। र के अलावा 8 वर्णों को गोल वर्ण भी कहते हैं, यानी कि जो र वर्ण है इसको छोड़ दें तो इन सभी वर्ण को क्या कहते हैं, गोल वर्ण। क्यों कहते हैं, ये देखो इनके नीचे इस तरह से गोला बना होता है, जैसे ड, इस तरह से गोल आकृति के होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि गोल वर्ण कौन कौन से हैं तो कितनी होती है उनकी संख्या, तो वो 8 होती है, इस तरह से। अब देखो र क्या है, इनको यानी आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि इनको आधा करने के लिए हम हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे ये ट है, इसको आधा करना है तो हलंत इसके नीचे लगाएंगे, हल चिन्ह लगाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो हम र के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। कई बार र पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं र, क्योंकि र घुमा फिराकर बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। वो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखते हैं। र क्या, रेप वर्ण होते हैं। जैसे र के रूप में ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। पहला प्रकार देखो इस तरह से जो र होता है वह स्वर सहित पूर्ण र होता है, यानी कि ये र आधा मान लो और इसमें ए, यानी कि ये पूरा र हो जाता है, इसमें स्वर सहित होता है। अब देखो दूसरा, आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, जैसे प्रकाश, प्रकाश देखा होगा। जो ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई के आगे ये आधा र, ये देखो ये खड़ी पाई और इसके आगे ये आधा र होता है, ये भी आपने देखा होगा। ये क्या होता है, स्वर सहित होता है, जैसे प्रकाश, यानी कि जो
हम लिख रहे हैं प्रकाश, तो इसमें र पूरा होता है, जबकि हमारे को दिखाई तो क्या दे रहा है, आधा, और प पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन प आधा होता है और र पूरा होता है। जैसे प्रकाश है तो र पूरा होता है यानी स्वर संयुक्त होता है। जैसे प्रकाश, खड़ी पाई वर्ण यानी कि खड़ी पाई वर्ण आधा हो जाता है और र पूरा हो जाता है, यानी कि जो ये खड़ी पाई जो वर्ण है ये तो क्या हो जाता है, आधा, और जो ये नीचे आधा र होता है ये क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने इस तरह के शब्द देखे होंगे, ट्रक, इस तरह के बहुत सारे शब्द है ना जो नीचे ये इस तरह के रह होते हैं। इनमें देखते हैं कि गोल वर्ण के नीचे, यानी कि जितने भी गोल वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगता है और उसी के साथ जो हम र का प्रयोग करते हैं, र पूरा होता है, यानी कि जो ये ट्रक लिखा हुआ है इसमें हमारे को लग तो क्या रहा है कि ट पूरा और र आधा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ट तो इसके नीचे हलंत होता है, यानी कि इस तरह से ये ट तो इसके नीचे ये तो होता है हलंत, और फिर इस तरह से हम र लगाते हैं, यानी कि र पूरा होता है। तो ट्रक यानी कि र पूरा और ये हलंत, अच्छे से देखना ये हलंत होता है और फिर इसके नीचे र लगता है और फिर आगे वाला पूर्ण अक्षर होता है इस तरह से। यानी वापस समझो, जितने भी ये गोल अक्षर है, गोल वर्ण है, इनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग लगता है, हल चिन्ह लगता है और उसी के साथ र पूरा हो जाता है। जैसे ट्रक आपने देख लिया। अब देखो कई बार आपने ऐसे देखे होंगे पर्व, जैसे पर्व हो गया, इस तरह के बहुत सारे शब्द हो गए, तो क्या होता है ये स्वर सहित होता है, ये र क्या होता है, स्वर सहित। पर्व हो गए, ये क्या रेप वर्ण है, कौन सा है, रेप वर्ण। इस तरह से ये र के बारे में हमने चर्चा कर ली और इसी के साथ हमारा वर्ण विचार बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर हम अब बात करेंगे, वर्ण विचार आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, वो क्लासें नहीं देखी तो एक बार फिर से देखो और इनको वापस देखो, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्रमबद्ध समझ में आ जाए कि वर्ण विचार क्या है। 4 या 5 वीडियो में हमने मात्र समझाने की कोशिश की है बहुत ही अच्छी तरीके से। नहीं आ रहा समझ में, एक बार वापस देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें भूलते जाओगे, ये गारंटी है। अब हम अगले यानी कि अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे और उसको लेंगे, क्या लेते हैं, अगला टॉपिक संधि लेते हैं। क्या संधि हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। कौन सा चैप्टर आएगा हमारा, संधि। वर्ण विचार बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वर्ण विचार अच्छी तरीके से आ गया, समझो कि संधि का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि जब तक वर्ण विचार नहीं आएगा संधि में बहुत सारी कठिनाई आएगी। बहुत सारों को लगता है कि संधि कठिन है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वर्ण विचार आ गया तो संधि इतनी ईजी हो जाएगी कि आप देखोगे बहुत सारे शब्द आपको सीधे के सीधे आ जाएंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।